हेलो गाइस, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने फिजिक्स के पहले लेक्चर में पिछले क्लास में क्या देखा, हमने बेसिक सी चीज़ों को पहले जाना, नॉलेज लिया, जिसमें हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है। इन सब के अलावा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाना और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जाना, जिसमें हमने दो प्रकार का देखा था। एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। आज की वीडियो में हम जितना पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उससे आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि दो बिंदु आवेश रहते हैं, जिसमें एक में माइनस रहेगा और एक में प्लस रहेगा। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, विजातीय ध्रुव के रहते हैं, और इनके बीच का जो दूरी रहता है वो एकदम अल्प रहता है। ठीक है, उसको हम 2a से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसी विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो इसमें कुछ बल कार्य करेगा, है ना। उस बल के बारे में हम जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हम विद्युत द्विध्रुव पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। दो बिंदु आवेश रहेंगे जो कि विजातीय रहते हैं और दोनों जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे रहते हैं। तो अगर इसी विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को अगर हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र भी जानते हैं कि आवेश जो रहता है उसका प्रभाव जितने दूर तक रहता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव ये दोनों को जान गए। अब क्या करेंगे, हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो वो क्या रहता है उसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मान लो अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है जानते हो, एक साइड रहता है माइनस क्यू, एक साइड रहता है प्लस क्यू। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत रहते हैं और दोनों के बीच का दूरी क्या रहता है, अल्प रहता है। दोनों का बीच का दूरी अल्प रहता है, जिसको हम 2a से दर्शाते हैं। ठीक है, ये किस में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। मतलब कि ये जिस एरिया में रखा है, मान लो ये इतने एरिया में रखा है, ठीक है, तो इतना एरिया जो है क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र रखता है। मतलब कि हर जगह जो है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता समान है और ये इससे क्या है, थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये A है और ये B है, ये बिंदु B है। तो दो बिंदु है A B, जिसमें एक में आवेश है प्लस क्यू, एक में आवेश है माइनस क्यू, जिनके बीच का दूरी क्या है 2a है, जिसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो इस पर कौन सा बल आघूर्ण कार्य करेगा वो देखना है। सबसे पहले देखो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, और इसको दे देते हैं हम बिंदु C। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो होगा क्या इसमें, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ई से। ठीक है, ये भी क्यू ई है, ये भी क्यू ई है, विद्युत क्षेत्र में रखा है इसलिए। तो क्या होगा, देखो इसमें दो प्रकार का बल कार्य करेगा। एक बल कार्य करेगा बिंदु ए में, जो इसको आगे ले जाने का कोशिश करेगा। एक बल कार्य करेगा बिंदु बी में, जो इसको पीछे लाने का कोशिश करेगा। आगे पीछे लाने का कोशिश करेगा से मतलब यह है कि ये क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र जो है इस प्रकार से लाइन है, ऐसा लाइन है, और जो हमारा द्विध्रुव रखा है वो तिरछा रखा है थीटा कोण बना के। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसका कार्य क्या है, ये जो है विद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर लाने का कोशिश करेगा। मतलब अगर ये ऐसा रखा है तो ये इसको ऐसा लाने का कोशिश करेगा। तो ये इसको ऐसे से ऐसे लाने में इसके ऊपर साइड एक बल कार्य करेगा जो इसको इधर ले जाएगा, और नीचे साइड बल कार्य करेगा जो कि इसको इधर लाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसमें बल आघूर्ण कार्य करता है। ये इसको इस स्थिति से इस स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा बल आघूर्ण। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण मतलब क्या है, जो पुराने स्थिति में, ऐसा बल जो किसी चीज़ को पुराने स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जैसे स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग ऐसे ऐसे रहता है, इसको अगर हम दबा देंगे, ठीक है, और दबाएंगे तो वहाँ पे एक फोर्स कार्य करेगा जो उसको वापस, जैसे ही हम रिलीज करेंगे स्प्रिंग को, वो वापस जैसे था वैसा हो जाएगा। तो हम दबाए रहेंगे, उसी टाइम भी उसमें एक फोर्स कार्य करता रहेगा जो उसको बाहर की ओर ढकेलेगा। लेकिन वो फोर्स क्या है, हमारे दबाने के फोर्स से कम रहता है, इसलिए वो दबा रहता है। लेकिन हम जैसे ही अपना फोर्स हटाएंगे तो वो वापस से क्या है, पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो जो दबे रहता है उस समय जो उसमें बल कार्य करता है उसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो उसको पुराने स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो सेम ऐसे ही है क्या, इसको इस स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो इसमें हम देखते हैं इसका व्यंजक कैसे निकलेगा। तो इसका दो कंडीशन निकल रहा है।
ठीक है, इसमें जो है एक पहले तो क्या है आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलेंगे टॉर्क। टॉर्क मतलब कि टाउ से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ क्या होता है, ये जो बल लग रहा है, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं टॉर्क, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हम विद्युत द्विध्रुव पढ़े, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, कोई भी एक आवेश है ना गुणा दोनों आवेश का बीच का दूरी। तो ये बल क्या हो जाएगा, कोई भी एक बल, ठीक है, एक बल क्या है QE है, एक बल क्या है -QE है। तो कोई भी एक बल गुणा उन दोनों बलों के बीच का दूरी। तो इसमें कोई भी एक बल में हम जैसे QE को ले लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है QE। ठीक है, जैसे द्विध्रुव था सेम वैसे ही है ये। द्विध्रुव में होता था कोई भी एक आवेश गुणा दोनों आवेश का बीच का दूरी, और ये बल में क्या हो जाएगा, ये टॉर्क में आघूर्ण में ये हो जाता है कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों का बीच का दूरी। तो यहाँ पे दोनों बल क्या है, एक बल ये है एक बल ये है, दोनों का बीच का दूरी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है दोनों बिंदु, एक हो रहा है BC, एक हो रहा है AC। तो हम AC लेकर चलते हैं, तो ये हो गया पहला हमारा एक बल हो गया गुणा दोनों बलों का बीच का दूरी क्या है हमारा AC। ठीक है, अब हमको देखो मेन हमको क्या निकालना है, लास्ट में हमको बल आघूर्ण ही निकालना है, मतलब हमको टाउ का वैल्यू ही निकालना है कि टाउ कितना आता है इस स्थिति में। तो QE और AC हमको मिल गया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको AC का मान चाहिए। तो AC का मान देखो कैसे निकलेगा, AC यहाँ से लेकर यहाँ तक है। AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये त्रिभुज बन गया है ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं हम, त्रिभुज ABC में, ABC में देखो सब में थीटा कोण बना है, तो हम ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको सभी को पता है, ये वाला हम कल पिछले वीडियो में भी देखे थे, लाल बटे कक्का, इसका मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये साइन के लिए रहता है, ये कॉस के लिए, टेन के लिए। तो साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज ABC में देखो ABC में लंब क्या है, लंब मतलब कि जो सीधा रहता है, ये क्या है लंब, ये क्या है AC बटे कर्ण। कर्ण क्या है, जो तिरछा रहता है, और ये नीचे वाला आधार होता है। तो तिरछा क्या है यहाँ पे AB है, तो AB। अब यहाँ से देखो AC का वैल्यू क्या जा रहा है, AC का वैल्यू क्या आ रहा है, ये AB इधर है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, AC इज इक्वल टू ये इधर आ गया AB साइन थीटा। और AB का वैल्यू हमको पता है, AB का वैल्यू मतलब A से लेके B तक का वैल्यू क्या है 2A है। तो AB की जगह हम क्या रख देंगे 2A, और ये क्या है साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारा AC का वैल्यू। अब इसी AC का वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, ये समीकरण 1 है। तो AC का वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, एग्जाम में आप ऐसी पूरा डिटेल से लिखेंगे ना कि AC का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर ये QE वैसे ही रहेगा QE, और ये क्या है गुणा में है। AC का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 2A साइन थीटा, मतलब कि 2A साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, हम विद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़े थे, उसको हम P से दर्शाते थे। P इज इक्वल टू क्या होता था, एक बल गुणा दोनों बलों का बीच का दूरी का गुणा होता था, ये ऐसा होता था Q इंटू 2A। ये क्या है विद्युत द्विध्रुव। तो इसी में देखो ये Q है, ये 2 है, ये A है। तो मैं ये Q 2A तीनों को हटा के उसके जगह पे P लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको हटा के हम लिख दिए P, और E यहाँ पे है, E बचा हुआ है तो E लिख देते हैं, और ये 2A और Q तो चले गया, यहाँ से क्या बचा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाता है हमारा बल आघूर्ण। कौन सा बल आघूर्ण, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस समय ये बल कार्य करता है। तो ये बल कैसे कार्य करता है, एक आगे ले जाएगा एक पीछे, मतलब इसको वापस ये समांतर लाने का कोशिश करेगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया PE साइन थीटा। अब यहाँ से देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है, इसमें अब 2-3 कंडीशन बनते हैं। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे फिर इसमें 2 कंडीशन कैसे बनेंगे ये देखो। मान लो E इज इक्वल टू 1 है, सबसे पहले E इज इक्वल टू 1 है और थीटा इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तब क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P, E की जगह 1 है तो E लिखने का जरूरत नहीं है, और साइन 90 का भी वैल्यू क्या है 1 है। तो बोलने का मतलब टाउ क्या है P के बराबर हो जाएगा। तो टाउ क्या है हमारे पास, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, और P क्या है, ये है विद्युत द्विध्रुव। तो
जो बल आघूर्ण है वो द्विध्रुव के बराबर हो जाता है। कब हो जाता है? जब ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक रहे, एक समान और लंबवत रहे, तब उस स्थिति में टाउ जो है पी के बराबर हो जाता है। ये एक छोटा सा चीज़ था जानने के लिए। और इसमें दो कंडीशन क्या निकलता है, मान लो अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा, 0 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, तो ये इस 0 का इससे पूरा कूड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। बोलने का मतलब क्या है, अगर साइन थीटा 0 है मतलब एक भी कोण नहीं बन रहा है। कोण कैसे नहीं बनेगा, मान लो ये लाइन है और कोण अभी बन रहा है, अब ऐसे रहेगा तो कोण नहीं बनेगा, तो ऐसे रहेगा तो कोई भी बल कार्य करेगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है, तो उस स्थिति में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, अगर ऐसा रहे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कब कार्य करेगा, दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन था, पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति। जब थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। अब थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या है कि अभी ये 90 इस स्थिति में 90 होगा जब ये ऐसे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। अभी तो 90 नहीं है, अभी लगभग 45 के बराबर है। तो मान लो अगर ये ऐसे रहेगा तो इस स्थिति में इसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा ऐसे घुमाने के लिए। जब ऐसे ही रहेगा तो कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके समांतर रहेगा। लेकिन जब उसके पूरा लंबवत रहेगा तो इस स्थिति में इसको क्या है, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो तब क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसमें रखेंगे साइन 90 की जगह, इतने की जगह 1 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या बचेगा, पी ई। तो ये क्या है, वो ये सबसे क्या है, न्यूनतम वाला स्थिति है, और ये सबसे क्या है, अधिकतम वाला स्थिति है। मतलब वे स्थिति जिसमें बल आघूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा लगेगा जब ये इसके पूरा लंबवत रहेगा तब, और सबसे कम कब लगेगा, जब वो ऑलरेडी उसके समांतर रहेगा, तो कोई लगेगा ही नहीं, तो वो सबसे कम हो जाएगा। तो क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। ठीक है, ये मेन हमारा व्यंजक है, और इसकी ये दो स्थिति हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो और थीटा इज इक्वल टू 90 हो। अब देखो इसमें हमको आगे क्या देखना है, ये तो क्या हो गया, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या कर रहा है, ये विद्युत द्विध्रुव को घुमा के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है, किसके, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के। लेकिन इस प्रयास में वो कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं, तो वो कार्य क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अब हमारा ये हो जाएगा कि द्विध्रुव को घुमाने में, हम इसको घुमा रहे हैं ना, तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कितना कार्य करेगा ये देखते हैं। तो देखो हम टाउ इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ये तो हम निकाल चुके हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। कैसे होता है ये देख चुके हैं अभी। अब देखो हमको क्या लाना है, कार्य लाना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कार्य का फॉर्मूला। कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, है ना, मतलब फोर्स गुणित डिस्प्लेसमेंट। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे ये बोर्ड है, इसको मैं फोर्स लगा के पीछे करूं तो ये पीछे हो जाएगा, आगे करूं आगे हो जाएगा। मतलब ये अपने जगह से हिल रहा है मेरे फोर्स लगाने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अगर मैं खड़ी दीवार को ढकेलूँ, पूरा बल लगाऊं, बहुत फोर्स लगा के ढकेलने का प्रयास करूं, तो दीवार मेरे ढकेलने से गिरेगा क्या या हिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, उसका विस्थापन वहाँ पे हुआ। विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उसका हलचल, उसके जगह से उसका आगे या पीछे मूव करना। तो दीवार तो ऐसा होगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन कार्य हो रहा है क्या, कार्य नहीं हो रहा है। कार्य होने के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। तो इस कंडीशन में देखो क्या था कि जो विद्युत द्विध्रुव था वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ठीक है, और फोर्स भी लग रहा है। फोर्स क्या है, यही है टाउ, टाउ को फोर्स बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो कार्य क्या हो जाता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो, पहले मानेंगे एकदम हल्का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे एक ही बार में तो ऐसे नहीं घूम जाएगा, पहले थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा सा होगा। तो जो हल्का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अल्प डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको क्या मान लेते हैं, डी थीटा। ठीक है, डी थीटा क्या है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास क्या है, टाउ। तब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स की जगह रख देंगे टाउ,
और डी की जगह रख देंगे हल्का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं डी थीटा। ठीक है, ये थीटा थीटा के रूप में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी 45 है, ऐसे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा थीटा यहाँ पे हमारा, है ना। उस स्थिति में क्या था, टाउ इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ये टी इंटू डी थीटा कैसा आया, समझ में आया होगा। अब क्या रखते हैं, अभी क्या है, हम अल्प दूरी से हम उसको कर रहे हैं तो अल्प कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अल्प दूरी में खिसका है तो अभी अल्प कार्य कर रहे हैं, मतलब कम दूरी में खिसका है तो कम कार्य कर रहे हैं, तब ये होगा डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू हमको पता है क्या है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और ये क्या है, डी थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब मान लो इसी को हम एक ही बार में पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा मतलब घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल W इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, समाकलन होता है। समाकलन क्यों होता है, क्योंकि अल्प दूरी में डी थीटा की है तो पूरे में कितना करेंगे, थीटा करेंगे, तो उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए हमको समाकलन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 0 से कितना तक जाएगा, थीटा तक जाएगा, क्योंकि थीटा जितना रहेगा उतने तक हो जाएगा। और ये क्या है, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या है हमारा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको लिख देते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से समाकलन करना तो आता होगा, पी ई क्या है पहले बाहर आ जाएगा, क्योंकि पी ई का तो होगा नहीं, इसमें थीटा का टर्म है नहीं, और ये थीटा के सापेक्ष करना है, सिर्फ साइन थीटा का होगा, ये 0 है, ये थीटा है, यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर को इसको हटा देते हैं, इसके बाद आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी ई वैसे ही रहेगा। अब साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, और इसका ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके थीटा तक। अब क्या करेंगे, देखो इनका वैल्यूज़ को अंदर रखेंगे, कैसे रखते हैं पता है, सबसे पहले क्या रहता है, ये लिमिट है ना इसका, पहले रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, फिर क्या होता है माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, पी ई। ठीक है, ये 1 को पहले लिख देते हैं, प्लस में है इसलिए 1, और ये क्या है माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, W मतलब कार्य। कार्य कौन सा कार्य, जो विद्युत द्विध्रुव जो था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था, उसको जो है घुमा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर लाने में जो कार्य किए वो क्या हो गया, ये W इज इक्वल टू पी ई माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशन लगता है, 2 कंडीशन कैसा कैसा रहेगा, थीटा का वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा दोनों कंडीशन। एक बार मान लो थीटा का वैल्यू 0 है तो कितना होगा, 90 है तो कितना होगा, तो 0 है तो कितना होगा, थीटा 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई। ठीक है ना, ये 1 है, और ये कॉस थीटा, थीटा के अगर जगह 0 रखेंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है उस प्रकार से, तो ये 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। ठीक है, ये द्विध्रुव था, ये विद्युत क्षेत्र था, ऐसा करके यहाँ से थीटा कोण बन रहा था, तो ये जो थीटा कोण बन रहा है वो 1 रहे, मतलब लगभग इसी के ऊपर रहे, थीटा इज इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे, 0 मतलब कि कोई भी कोण ना बने, इतना ही रहे। तो ये समांतर लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो समांतर है, जैसे बल आघूर्ण में 0 आ रहा था, टाउ इज इक्वल टू, सेम वैसे W इज इक्वल टू इसमें क्या आएगा, 0, क्योंकि कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे, तो 90 रखेंगे मतलब कि ये पूरा क्या है, अब ये ऐसा था, ये पूरा क्या है, ऐसा है मान लो, इस स्थिति में क्या है, इसको सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर इधर झुके रहे तो ऐसा हो जाएगा, इधर झुके रहे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये सीधा खड़ा है मतलब सबसे ज़्यादा कार्य इस स्थिति में करना पड़ेगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, मतलब ये 1 ही हो जाएगा। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा क्या है, कार्य हमको करना पड़ेगा, ये अधिकतम कार्य की स्थिति है और ये न्यूनतम कार्य की स्थिति है। तो इस प्रकार से द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करते हैं उसका व्यंजक ये है, और 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन इसका है। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया होगा आसानी से। इसमें देखो एक कंडीशन और है, तीसरा स्थिति, एक स्थिति था थीटा इज इक्वल टू 0 का, एक स्थिति था थीटा इज इक्वल टू 90 का, और एक है थीटा इज इक्वल टू 180 का। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, इस -1 को यहाँ रखते हैं, W इज इक्वल टू
पी ई 1 माइनस कॉस थीटा का -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो W इज इक्वल टू 2PE। ठीक है, मतलब दुगना कार्य करना पड़ रहा है। जो 90 में जो कार्य कर रहे थे, 90 ऐसा है, इसमें जो कार्य कर रहे थे, अगर वो 180 मतलब इसी के ये जो है द्विध्रुव वो इसी में आ जाए, तो इसको हमको वापस इधर ले जाने में पहले यहाँ से यहाँ लाएंगे तो PE कार्य करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो फिर PE कार्य करेंगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ में कितना हो जाएगा 2PE। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किया गया कार्य का 3 कंडीशन कंप्लीट होता है। हम कार्य देखिए, कार्य के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा देखो 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है। ऊर्जा क्या 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 होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है और एक गतिज ऊर्जा होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कुल ऊर्जा को बनाते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो हम इसमें देखेंगे इसका स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जब वो स्थित रहे। तो द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए हमको जो जो चीज़ पहले से पता है हम वो लिखते हैं। एक क्या था, बल आघूर्ण था टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या आ रहा था, PE साइन थीटा। ये हम निकाले आज के पहले टॉपिक में। आज के दूसरे टॉपिक में हम क्या निकाले, कार्य निकाले। तो पहले मान लो जब अल्प कार्य कर रहे थे, तो अल्प कार्य कर रहे थे तो क्या आ रहा था, PE साइन थीटा डी थीटा। फिर इसी का जब हम पूरा कार्य निकाले थे तो W इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ये साइन थीटा डी थीटा का इससे हम क्या कहते थे, समाकलन किए थे लिमिट लगा के। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अल्प कार्य। अब मान लो इसको पूर्ण कार्य में निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, θ1 से θ2 तक हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है इसका ये बता रहा हूँ। मान लो ये द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, θ1 में है। ये जिस स्थिति में उसको हम θ1 मान लेते हैं। फिर इसको हम घुमा के इसके समांतर लाएंगे, तो उस स्थिति में वो जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, θ2 बनेगा, जो कि यहाँ पे 0 रहेगा और ये कितना रह रहा है 45। ये कंडीशन के हिसाब से है। अब इसी को हम 2 अलग अलग चीज़ों में मानकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम, अल्प कार्य घुमाने में हमको यही कार्य करना पड़ता है। इसके बाद इसको क्या है, θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा वो देखते हैं। वो देखने के लिए हम क्या किए थे, W और इसका बंद समाकलन किए थे θ1 से θ2 तक घुमाने में। ये क्या था, PE साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से PE बाहर आ गया था, अंदर में साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो गया था, जो पिछले में किए थे सेम वही है। तो PE बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, ये θ1 और θ2। ठीक है, अब इसको देखो रख देते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा की जगह θ2 रखा जाएगा। फिर एक माइनस लगता है यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर कॉस θ1 आ जाएगा। अब इसको हम इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, ताकि प्लस माइनस थोड़ा अच्छे से अरेंज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE। W क्या है, हमारा कार्य है ना। PE क्या हो जाएगा, ये कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देखो हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायग्राम को देखोगे आप समझोगे कि ये ऐसा था हमारा द्विध्रुव, ये ऐसा क्या था, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता था, यहाँ पे θ कोण बना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास 2 कोण है, मतलब ये प्रारंभिक वाला कोण है और ये अंतिम वाला कोण है, मतलब जितने कोण से हम शुरू किए थे और जितने कोण तक गए थे। तो हम पहले क्या किए थे, θ इज इक्वल टू π/2, मतलब कि ये कितना है 90, π/2 मतलब 90 होता है, ये पहला था। और θ2 कितना है, हम θ तक जाएंगे, कितना तक जाएंगे पता नहीं है, तो उसको हम θ लेकर चलते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 रखेंगे, मतलब कि कॉस π/2 माइनस कॉस θ2 की जगह θ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस कॉस θ। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, माइनस PE कॉस θ। ये क्या हो गया W, और ये जो W हमारा निकला है यही क्या है, हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, जिसको हम U से दर्शाते हैं। ये क्या है, होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो W कार्य निकल रहा है, कार्य प्रकार
कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही होता है ना। तो कार्य क्या हो गया हमारा माइनस पी कॉस थीटा, और यही हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम एट द एंड, लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये है स्थितिज ऊर्जा, कब, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा। देखिए इसमें आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन छोटा सा बचा हुआ है, वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है, मान लो ये कोई भी क्षेत्र है छोटा सा, ठीक है, इसके लंबवत, ये लंबवत मतलब कि इससे जो 90 डिग्री का कोण बनाए है ना, ऐसा करके, ये क्या है, लंबवत है इसका। अगर ऐसा रहेगा तो समांतर हो जाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, लंबवत। तो किसी भी जो है क्षेत्रफल के, छोटे से क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाला जो रेखा का संख्या रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, अब ये विद्युत फ्लक्स है मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसको फाई ई से दर्शाएंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है हमारा, डी एस है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है हमारा, डी एस, और इससे क्या निकल रहा है हमारा विद्युत क्षेत्र, क्या निकल रहा है हमारा, विद्युत रेखाएं निकल रहा है। तो किसी भी क्षेत्रफल से निकलने वाला, अभिलंबवत निकलने वाला जो विद्युत रेखा होता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, और ये क्या है, इसमें थीटा बना रहा है, कोण बना रहा है, इसलिए इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। लेकिन जब इसी को अगर हम छोटा सा लेकर चलेंगे, छोटा सा फ्लक्स लेकर चलेंगे, मतलब छोटे क्षेत्र का, ये क्या है, बड़े क्षेत्र का है छोटे क्षेत्र का लेकर चलेंगे तो इसमें क्या रहेगा, डी जुड़ जाएगा, है ना। ये एस बड़े का है, छोटे का है डी एस। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इसी को जब हम वेक्टर से दर्शाएंगे, वेक्टर से दर्शाते हैं तो हमको थीटा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इस यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊपर में वेक्टर जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन है, मान लो, मतलब एक कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू, मान लो अगर 90 रहा है ना, 90 तो रहता ही है, थीटा इज इक्वल टू जब 90 रहेगा, मतलब कि ये इसके लंबवत जा रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और इस 0 का हिसाब से इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो ध्यान क्या देना है, जो रेखा निकल रहा है ना, वो क्षेत्र से निकल रहा है, ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, ये रेखा निकल रहा है। तो क्षेत्र के अगर जो अभिलंबवत रहा तब क्या रहेगा, ई डी एस। लेकिन जो क्षेत्र है उसके अगर इस समांतर हो गया है ना, जो क्षेत्र है उसी के दिशा में जाए, तो क्षेत्र के जब दिशा में जाएगा, समांतर जाएगा, तब विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। और विद्युत फ्लक्स भी दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या होता है, जहाँ से होकर रेखाएं जो है निकलती है वो क्या रहता है, धनात्मक रहता है। और ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक वो रहेगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब जहाँ रेखाएं जो है आकर मिलती है, वो क्या रहता है, ऋणात्मक। तो दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल से निकलने वाला जो अभिलंबवत जो रेखा रहता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। छोटे क्षेत्र का लेंगे तो डी फाई ई हो जाएगा, और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। और ई क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र का जो रेखा है वो है, तो ई डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा हो जाता है। और इसको अगर हम दिशा के साथ दिखाएंगे तो कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ई डी एस हो जाएगा। और ये दो कंडीशन, इसका एक कंडीशन बनता है, कंडीशन एक ये रहता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 रहा, मतलब कि जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, जो रेखा है वो उसी के समांतर रहा। इसमें देखो क्षेत्र के लंबवत है रेखा, लेकिन अगर क्षेत्र के समांतर रहा, मतलब ये 90 यहीं पे बन रहा है ऐसा करके, उस स्थिति में क्या हो जाता है, डी फाई ई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इस विद्युत फ्लक्स का रोल जो है गॉस प्रमेय में बहुत ज़्यादा है, इसी से ही गॉस प्रमेय बनता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, ये पार्ट को ध्यान से रखना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डी एस होता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखे जो कि हमें गॉस प्रमेय बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से आप देखिए, समझिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। मेन हमें जो पढ़ना है वो है गॉस प्रमेय। चैप्टर 1 से गॉस प्रमेय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो गॉस प्रमेय पढ़ने के लिए हमको एक छोटी छोटी चीज़ जानने का ज़रूरत था, तो हम वो जाने
अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। तो जो हमारा चैप्टर 1 है वो 3 वीडियो में कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका नंबर अच्छा आ सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप इसको बनाकर देखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी नंबर अच्छा आ सके और वो भी अच्छे से फिजिक्स समझ सकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।